सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 7.2 मैं लेखक कैसे बना। इस पाठ के लेखक है अमृत राय नागर, है ना। तो आइए इसके आधे भाग को हम पढ़ लिए हैं, तो इसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। तो अब इसके पहले के भाग में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि लेखक जो हैं, एक तो उनका माहौल था, घर परिवार का माहौल ही ऐसा था कि उनके पिता भी पढ़ने लिखने वाले थे, है ना। तो ऐसे वो पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका रुझान तो था, है ना। लेकिन साथ में उनके घर और उसके आसपास का जो माहौल था वो भी लेखक और कवियों से आसपास ही था, है ना। तो इस तरह से उनको उनको यही अ, लेखक बनने के लिए आगे यही सभी चीज़ें, ये वातावरण जो है प्रेरित करने लगा, है ना। और फिर किसी ने उनको कहा कि ये जो साहित्य जो है वो टके कमाने के साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। तो वो खाते पीते घर के, मतलब खुशहाल घर के व्यक्ति है ना, लड़का था, इसलिए ये सिद्धांत अ, मेरे मन में छाप छोड़ी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के यहाँ किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उसी के माध्यम से पैसा कमाने के लिए सोचेगा ही वो, है ना। और इसी तरह सन 1930 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट कर चुकी थी कि मैं लेखक ही बनूंगा। ठीक है, तो इसके आगे का भाग देखते हैं। काशी में उन दिनों अनेक महान साहित्यिक रहा करते थे। यहाँ भी आना जाना शुरू हुआ। साल में 2 चक्कर लगा आता था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर गया था। शरत बाबू हिंदी मज़े की बोल लेते थे। ठीक है, मुझसे कहने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियां लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका अभ्यास छूट जाता है। इसका कोई लाभ नहीं। पहले यह निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे, है ना। मैं सोत्साहित हामी भरी, मतलब उत्साहपूर्वक हामी भरी, मतलब हाँ, सहमति किया, सहमत हुआ। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। ठीक है, अब उस किस्सा क्या है वो सुनते हैं। 18-19 वर्ष की आयु में, है ना, 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपी और वो चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए, मतलब कॉलेज में जो पढ़ाते थे, है ना, वो अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू पाँच कौड़ी, उनका नाम क्या था? बाबू पाँच कौड़ी। ठीक है, मतलब और दत्त डे या बनर्जी था। बाबू पाँच कौड़ी दत्त डे या बनर्जी था। वे बांग्ला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। ठीक है, वो बांग्ला साहित्य के क्या थे? प्रतिष्ठित आलोचक, मतलब सुप्रसिद्ध वो आलोचक, मतलब साहित्य में साहित्य कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह की मतलब सभी तमाम बातों के बारे में बताना, उनको बोलते हैं आलोचक। ठीक है, हम लोग फिलहाल आलोचना या आलोचक के बारे में मतलब गलत धारणा के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। वो आलोचक है मतलब वो बुराई करता है ऐसा मानते हैं, लेकिन आलोचक मतलब भाई वो दोनों पहलुओं को सही ढंग से बताए, ऐसे चीज़ों को बोलेंगे आलोचक, है ना। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, मतलब लेखक के बारे में ही बात हो रही है। वो एक कहानी बता रहे हैं, लेखक की जो अध्यापक है वो, है ना। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी किताबें पढ़ने को नहीं दी, है ना। उनके टीचर बोल रहे हैं कि तुम अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी हैं करके। शरद बाबू संकुचित हो गए, मतलब थोड़ा से संकोच हुआ उनको। विनय पूर्वक बोले, वे पुस्तकें इस योग्य नहीं कि आप जैसे पंडित उन्हें पढ़ें, है ना।
पाँच कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर पढ़ लूँगा, पर चूंकि अब तुम लेखक हो गए हो इसलिए मेरी तीन बातें ध्यान में रखना। अब वो क्या तीन बातें क्या है वो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, है ना। एक तो जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, ठीक है, मतलब जो कुछ भी लिखोगे अपने अनुभव से लिखोगे, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करोगे। ठीक, ये एक बात हो गई। फिर दूसरे अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी रचना को लिखने के तुरंत बाद, जैसे ही लिख लिए तो उसके जस्ट तुरंत बाद ही उसको किसी दूसरे को दिखाने, सुनाने या उससे सलाह लेने की आदत मत डालना। मतलब तुरंत उसको दिखाइए कैसा है, ऐसा करके होता है ना, किसी भी बात को लेकर काम पूरा हो जाने के बाद देख तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा करके हम बोल देते किसी भी चीज़ को, तो उसी को बोल रहे हैं कि तुम तुरंत कभी नहीं कुछ कोई भी लेख लिखते हो और रचना लिखने के बाद तुरंत ही किसी दूसरे को दिखाओ, सुनाओ या उससे सलाह मत लो। कहानी लिखकर 3 महीने तक अपनी दराज में डाल दो। ठीक है, कोई भी कहानी को लिखकर अपने दराज में या कहीं भी अलग उसको डाल दो, है ना। फिर फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहो। ठीक है, और बाद में उसमें सुधार करते रहो करके बोल रहे हैं, है ना। इससे जब यथेष्ट मतलब संतोष मिल जाए, यथेष्ट मतलब जैसे ही पूर्ण संतुष्टि मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरों के सामने लाओ, है ना। पांच कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि, ठीक है, ये दो हो गया क्या। चलो पहले पांचों तीसरी भी देख लेते हैं। यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। ठीक है, तीसरा आदेश क्या था उनका कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। निंदा मतलब बुराई, ठीक है, अपने मतलब रचना में किसी की बुराई मत करो करके बोल रहे हैं। तीन चीज है, ठीक है। क्या 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 तीन बात क्या क्या है। जो भी लिखोगे अपने अनुभव से लिखोगे, किसी दूसरे के देख कर नहीं लिखना है। दूसरा चीज़ ये है कि अपनी रचना को लिख कर तुरंत किसी दूसरे से दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना, है ना। उसको कुछ दिन के लिए अपने दराज में कहीं भी अलग रख देना, फिर उसको बाद में जब उसको पढ़ना उसको, ठीक है, 1-2 महीने के बाद, और जब उसमें कुछ काट छाट करने की ज़रूरत पड़े तो वो सब करने के बाद सब जब संतुष्टि मिल जाए तब आगे उसको भले दूसरों को दिखाना, है ना। और तीसरी बात क्या कि अपने रचना में किसी की भी निंदा नहीं करना है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में बुराई नहीं करना है ना, भला बुरा नहीं कहना है ना। ये तीन बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने गुरु की ये तीन बातें मुझे देते हुए, है ना, अपने गुरु की ये तीन बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया कि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो, मतलब एक चौथा उपदेश और दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और एक खर्च करो। कहने का मतलब यह है कि अगर 4 रुपये है ना, तो 1 पैसे को खर्च करो, 1 रुपये को खर्च करो और बाकी 3 रुपये को जमा करो, है ना। और यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च करो, और ज़्यादा थोड़ा खर्चीला हो तो 2 रुपये खर्च करो और 2 बचा लो, मतलब आधा बचा लो। और यदि बेहद खर्चीले हो तो जमा करो, 1 जमा करो और 3 खर्च करो। ठीक है, अब इससे भी मन नहीं भरता है तो 4 रुपये में से 3 रुपये को खर्च कर डालो, कम से कम 1 रुपये बचाओ, है। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो चारों खर्च कर डालो, मगर फिर भी 5वां पैसा किसी से उधार मत मांगो। ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा अगर मन नहीं भर रहा है तो 4 रुपये भी खर्च कर डालो, लेकिन उधार किसी से नहीं मांगो, है ना। ये बोल रहे हैं उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। ठीक है, उधार की जो प्रवृत्ति होती है वो लेखक की आत्मा को क्या कर देती है, हीन और मलिन कर देती है। ठीक है, आप लोग खुद देखे होंगे जो व्यक्ति किसी दूसरों से पैसा मांग के रहते हैं, है ना, मांगते हैं, तो अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो वो नाना प्रकार के गलत कार्यों के लिए फिर प्रेरित होने लगते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन चारों उपदेश को मैं 100% अमल में ला सकता हूँ।
ठीक है। मतलब इन सभी उपदेशों को मैं अपने जीवन में पालन कर सकता हूँ इस 100%, है ना। तो ये मैं नहीं बोल सकता करके बोल रहा है। फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्रायः 90% मेरे आचरण पर इस इन उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। मतलब मैं जितना भी कोशिश करता हूँ, मतलब मेरे जीवन में इसका 90% इसका असर है करके बोल रहा है। मैं 100% इसका पालन करता हूँ ये नहीं बोल रहा है ना कवि, लेखक, है ना। आगे देखते हैं। सन 30 से लेकर 33 तक का काल लेखक के रूप में मेरे लिए बड़े ही संघर्ष का था। ठीक है, 3 साल जो है, 4 साल बोल सकते हैं, 30 और 33 तक। ठीक है, कहानियाँ लिखता, गुरुजनों से पास भी करा लेता। ठीक है, कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, परंतु जहाँ कहीं उन्हें छपने भेजता तो वे गुम हो जाती थी। मतलब वो छापते नहीं थे उसको। रचना भेजने के बाद मैं दौड़ दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बड़ी आतुरता के साथ यह देखने को जाता कि मेरी रचना छपी है या नहीं। हर बार निराशा ही हाथ लगती। मुझे बड़ा दुख होता था उसकी प्रतिक्रिया में। ठीक है, प्रतिक्रिया में मैं कुछ महीनों तक मेरे मेरे जी में कुछ सनक समय की लिखता, सुधारता, सुनाता और फिर फाड़ डालता। और इस बीच ऐसा हो गया कि मतलब वो जितने भी जो भी लेख लिखते थे तो उसको छापते नहीं थे, है ना। पत्र पत्रिकाओं वगैरह वो उसको छापते नहीं थे। तो कुछ दिनों तक वो ऐसे हो गया कि वो कुछ भी कहानी वगैरह लिखता, उसमें सुधार करता, दूसरों को सुनाता और फिर उसको फाड़ देता, है ना। सन 1933 से पहले पहली कविता कहानी 1933 में पहली कहानी छपी, है ना। सन 1934 में माधुरी प्रकृति पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहन दिया। फिर तो बराबर चीज़ें छपने लगी, है ना। मतलब लगातार उसके बाद से 1934 के बाद से लगातार वो छपते ही रही। फिर तो बराबर चीज़ें छपने लगी, मतलब चीज़ें मतलब कहानियाँ। मैंने यह अनुभव किया कि किसी नए लेखक की रचना का प्रकाशित न हो पाना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण न होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। इसलिए लेखक को हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी लेख छपता नहीं है लेखक लोगों का, तो इसमें वो उसकी गलती नहीं होती है। मतलब ऐसा खराब या कम नीचे दर्जे का साहित्य नहीं होता है। वो कभी कभी संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण ये सब हो जाता है ना। इसलिए लेखक को क्या नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सन 1935 से 37 तक मेरी अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों तथा गुस्ताव लाबेर के एक उपन्यास मादाम बावेरी का हिंदी में अनुवाद भी किया। यह अनुवाद कार्य मैं छपाने की नीयत से उतना नहीं करता जितना कि अपना हाथ साधने की नीयत से। ठीक है, 1935 से 36 तक मैंने अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों, ठीक है, मतलब विदेश में जो अंग्रेजी में लिखा हुआ जो कहानियां हैं, तथा अन्य जो गुस्ताव लाबेर के एक उपन्यास, ठीक है, गुस्ताव लाबेर उपन्यासकार है, तो उनका एक उपन्यास बावेरी, ठीक है, बावेरी को हिंदी में मतलब अनुवाद किया। और इसका उद्देश्य क्या था? यह अनुवाद कार्य मैं छापाने की नीयत से नहीं करता। मतलब कि मेरा जो लेख है, जो मैं अनुवाद कर रहा हूँ दूसरे अंग्रेजी की जो उपन्यास को हिंदी में, तो इसलिए नहीं कि वो छपाने के लिए नहीं, इसलिए करता था कि मेरा हाथ साधने की नीयत से। हाथ साधना मतलब मेरी जो कहानी लिखने की या उपन्यास लिखने की जो कला है उसमें और सुधार आए, इसलिए अनुवाद करते हुए मुझे उपयुक्त हिंदी शब्दों की खोज करनी पड़ती थी। ठीक है, और अनुवाद करते समय उसको हिंदी में उन भावों को दिखाने के लिए उनको हिंदी के नए शब्दों की खोज करनी पड़ती थी। इससे मेरा शब्द भंडार बढ़ा, है ना।
वाक्य गठन भी पहले से अधिक निखरा, निखरा मतलब सुधार होना। दूसरों की रचनाएं विशेष रूप से कर्मठ लोकमान्य लेखकों के, लोकमान्य मतलब बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ने से लेखक की अपनी शक्ति और कमजोरी का पता चल लगता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध लेखक है उनकी रचना पढ़ने से अपनी जो शक्ति और कमजोरी है उसका पता चलता है। यह हर हालत में बहुत ही अच्छी आदत है ना। इसने इसने एक विचित्र तड़प सी मेरे मन में जगाई। बार बार यह अनुभव होता था कि विदेशी साहित्य तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देसी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को तो हम अनुवाद करने के माध्यम से विदेशों की जो उपन्यास है उसको तो साहित्य के बारे में हम तो जान समझ रहे हैं, लेकिन हमारी जो देसी साहित्य है उसके संबंध में हम ज़्यादा जान नहीं पाते हैं करके बोल रहे हैं। उन दिनों हिंदी वालों में बांग्ला पढ़ने का चलन तो किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य हमारी जानकारी में प्रायः नहीं के बराबर ही था, है ना। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि हिंदी के तो उपन्यास के जितने भी उपन्यास और बाकी जो कहानी है वो तो सब पढ़ते ही थे, लेकिन हमारे देश की जो अन्य भाषाओं के जो साहित्य है उसमें बांग्लादेश का तो कुछ कुछ पढ़ने के लिए मिलता था, लेकिन अन्य जो भाषा के जो साहित्य है ना, बांग्ला भाषा के अलावा अन्य जो साहित्य है उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाती थी, है ना। तो इसी तड़प में मैंने अपने देश की 4 भाषाएं सीखी। ठीक है, आज तो दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने बड़ा ही उपकार किया। मतलब मेरी ये जो आदत कि भारत के अन्य भाषाओं को जानने समझने के लिए जो जानने समझने का जो ललक है ना, वो जो 4 भाषाएं सीखी और बाकी अन्य साहित्य को पढ़ा। ठीक है, मतलब अन्य भाषाओं के साहित्य को पढ़ा तो वो बहुत ही अच्छा काम आया मेरा करके बोल रहे हैं, है ना। आज विभिन्न वातावरणों को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना मेरे लिए बड़े काम आता है। ठीक है, विभिन्न वातावरणों को देखना, ठीक है, और उन जगहों को घूमना और भटकना, भटकना मतलब घूमने के लिए ही जाते थे, और बहुश्रुत मतलब अत्यधिक सुनने, और बहुपठित मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाई होना भी मेरे लिए बड़े काम आता है। यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिस प्रकार नित्य कवायद बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब वो उनका अनुभव है कि मैदान में जिस प्रकार से लड़ने वाले जो सिपाही है उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, है ना, मतलब उसको लड़ाई में निरंतर कुशलता के लिए उसको नित्य कवायद मतलब नित्य उसको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार लेखक के लिए उपरोक्त अभ्यास भी नितांत है। ठीक है, उसी प्रकार लेखक को भी उपरोक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ क्या क्या वातावरणों को, अलग अलग वातावरणों को देखना, घूमना, है ना, और बहुत अधिक सुनना और बहुत अधिक पढ़ना, ये सभी बातों का अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। नितांत मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है या ज़रूरी है। लेखक केवल साहित्यिक वातावरण ही में रहने वाला, केवल साहित्यिक वातावरण में ही रहने वाला कथा लेखक मेरे विराट विचार में घाटे में रहता है। मतलब सिर्फ साहित्यकारों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, लेखक है, वो मेरे विचार में शायद घाटे में रहता है ना। उसे निसंकोच विविध वातावरणों से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि उनको निसंकोच मतलब बिना कोई दुविधा के, मतभेद के, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के वातावरण से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। चलिए, ये पाठ हो गया समाप्त। 1962 टुकड़े टुकड़े दास्तान में संकलित, और ये जो पाठ है ना, वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े
भागों में बटा हुआ था, मतलब है, तो उसको इकट्ठा किया गया है ना।